हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि अगर आप मिडिल ईस्टर्न नेशंस को कंपेयर करेंगे अगेंस्ट वेस्टर्न नेशंस, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान जैसी कंट्रीज को कंपेयर करेंगे अगेंस्ट कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, तो किस में क्या बेनिफिट है एंड किस में क्या बेनिफिट नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है केतन। मैं पिछले 2.5-3 साल से दुबई में रहता हूँ एंड यहाँ पर जॉब करता हूँ। मैंने इससे पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी मिडिल ईस्ट मूव होने की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम। इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी देन प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, सबसे पहले सबसे सिंपल फैक्टर देख लेते हैं, विच इज हु इज लेटिंग यू इन। अभी क्या है कि यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उसमें यूएई, कतर, ओमान के ऐसे यहाँ पर अभी भी वीजास की उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दे ऑल्सो नीड वर्कफोर्स टू वर्क हेयर एंड यहाँ पर हर ही टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स, यहाँ पर सारी जॉब्स अवेलेबल हैं फॉर पीपल हु वांट टू कम हेयर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अंदर ही अंदर अगर आप जॉब स्विच करने की भी कोशिश करते हो तो भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पर हो तो यू सिंपली मूव फ्रॉम वन वीजा टू अनदर वीजा स्पॉन्सर्ड बाय डिफरेंट कंपनी। बट ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है यूएस, कनाडा में और यूरोपियन कंट्रीज में। तो यूएस में तो बहुत क्लियरली जब से स्पेशली ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आई है तब से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी और जो थोड़े लीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी लाइफ टफ होती जा रही है। इनफैक्ट यूएस में इन जनरल धीरे धीरे करके जो आज से मे बी 20-25 साल पहले जो माहौल था वो अब नहीं रहा है। वो चीज़ें टफ होती जा रही है माइग्रेंट्स के लिए वहाँ पर। कनाडा में जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम था उनका, वो अब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा लोगों के लिए। अब स्कोर्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, जो ड्रॉज होते हैं वो थोड़े इर्रेगुलर हो गए हैं। अगर आपकी बहुत ही पिक्चर परफेक्ट प्रोफाइल है कनाडा के लिए तभी आपको ऑप्शन मिलता है कैनेडियन वीज़ा का, जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होता है कि आपके कोई सिबलिंग्स वहाँ पर हैं या आपके पेरेंट्स वहाँ पर है, या फिर हो सकता है अगर आप बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो तभी वहाँ पर थोड़ा सा ईजी है जाना। बाकी इन जनरल अगर आप सीधे जॉब करना जाना चाहते हो तो कनाडा, यूएस उतना ईजी नहीं रहा। यूरोपियन कंट्रीज में हाँ अभी भी वीजा की उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एटलीस्ट मिडिल ईस्ट के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है बट यूएस कनाडा के कंपैरिजन में ईजी है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे एक्चुअली काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं जो हमारे दुबई मूव होने से जस्ट पहले नेदरलैंड्स मूव हुए थे। तो वहां पर भी आई थिंक वीजा की उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी भी होम कंट्री से कुछ लोग की जॉब्स लग रही है बट ऑफ कोर्स वो मैं देखता हूँ कि इतना ज्यादा इजी नहीं है जितना ज्यादा इजी मूव होना मिडिल ईस्ट में है। दूसरा फैक्टर है अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हो। देखो, मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं मोस्टली ये कंट्रीज अपने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। लोग ये एस्पायर नहीं करते हैं कि मैं लेट्स से यूएई जाके या ओमान जाके, कतर जाके किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाई करूंगा अनलेस उनका कोई दूसरा स्पेसिफिक रीजन है। अभी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ या अमेरिकन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फेमस है अगर लोग सिर्फ पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखें। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिडल ईस्ट का ऑप्शन खराब है, बट मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इट इज़ नॉट अ वेरी प्रेफर्ड ऑप्शन राइट नाउ। हैविंग सेड दैट, मैं अभी भी कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो मिडल ईस्ट आए, इनफैक्ट दुबई में ही आए, उन्होंने अपने यहाँ से एमबीए कंप्लीट किया एंड अब वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। आई नो दिस इज नॉट द प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर मोस्ट पीपल बट दिस ऑप्शन स्टिल एग्जिस्ट। टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक यूएस में ऑफ कोर्स अभी भी यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी लोग वहाँ पर जाना भी चाहते हैं। बट देन अगेन जितना मेरे को पता है कि आई थिंक आपके डिग्री के बाद आपको 1 या 2 साल का वीज़ा मिलता है। उसके बाद अगेन यू गेट इनटू द लॉटरी सिस्टम ऑफ H1B एंड वो जो लॉटरी सिस्टम होता है वो अगेन काफ़ी लिमिटेड होता है। उसमें कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वापस घर जाना पड़ता है। मेरे को इस बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने इधर उधर से पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर हिसाब किताब है क्योंकि वहाँ पर अगर आपकी 1 साल की डिग्री है तो आपको आई थिंक 1 साल का वीज़ा मिलता है और अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है। तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। उस केस में आपके जो एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स होते हैं या और जो डिफरेंट उनके इमिग्रेशन ऑप्शन है उसके पॉइंट्स आपके बन जाते हैं इन मोस्ट केसेस। हालांकि वो भी अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि उसमें भी उन लोगों के पास काफ़ी क्वांटिटी में एप्लीकेशंस आ रहे हैं। अ, दूसरा पढ़ाई में एक ये भी है कि आई थिंक कनाडा में भी है वो लोग धीरे धीरे करके अपने डोर्स क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ब्रिटिश कोलंबिया की एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब बाहर से एडमिशन नहीं ले रही हैं। वो अब
आउटसाइड ऑफ कनाडा जो लोग हैं उनका एडमिशन नहीं ले रही है। आई डोंट नो ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हर्ड। एंड बाकी यूरोपियन नेशंस में ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, एंड इनफैक्ट वहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन करते हो तो उसके बाद रहने का भी ऑप्शन थोड़ा सा ओपन होता है। मैं अपने एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड को जानता हूँ जिसने जर्मनी से वहाँ पर पढ़ाई की थी, एंड वो उसके बाद ऑलमोस्ट 4-5 साल आराम से जर्मनी में रहा था, एंड इनफैक्ट ही ऑल्सो हैड एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। अब आगे उसने अप्लाई किया नहीं किया मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट दिस इज वॉट ही टोल्ड मी। तो आई थिंक हाँ, बाकी कंट्रीज में भी इसकी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि मिडल ईस्ट के लोग उतना ज़्यादा ये ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करते हैं। देखो, सबसे मेजर फैक्टर जो मिडल ईस्टर्न नेशंस में रहने का है वो है टैक्स फ्री इनकम। तो अगर आप जितने भी मिडल ईस्टर्न नेशंस को देखो, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर टैक्स ज़ीरो है। एक तो डायरेक्ट टैक्स जो आपका इनकम टैक्स है वो ज़ीरो है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है वो भी काफ़ी कंट्रीज़ में इस वक्त ज़ीरो है, एंड कुछ कंट्रीज़ में जैसे यूएई में आई थिंक अप्लाई होना शुरू हो गया है, मतलब आई नो अप्लाई होना शुरू हो गया है, बट वो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे सिर्फ 5% वैट है, तो वो इतना कम टैक्स आपकी पॉकेट को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करता। बट अगर आप बाकी कंट्री से कंपैरिजन में देखोगे, जैसे यूएस में, कनाडा में या यूरोपियन कंट्रीज में भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इन मोस्ट केसेस आप जनरली 40-45% डायरेक्ट टैक्स दे रहे होगे, जो कि सिर्फ आपका इनकम टैक्स बनता है, और इसके अलावा ऊपर से आई थिंक यूएस में ज़्यादातर स्टेट्स में 13% वैट है। तो टोटल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हो जाता है कि आपका मनी इन द बैंक अच्छा बन जाता है। आई नो अब इस फैक्टर पे बहुत से लोग मेरे को ये बोलेंगे कि यार बाकी कंट्रीज़ में टैक्स इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर हेल्थ केयर और ये एजुकेशन वगैरह इंक्लूडेड होती है या फिर फ्री होती है। बट देखो, वो केस यहाँ पर भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर भी जो इंश्योरेंस है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपका एम्प्लॉयर देता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर बेसिकली मेरी जेब से तो फिर भी कुछ नहीं जा रहा है ना। आई अंडरस्टैंड यूएस या यूरोप में, बाकी कंट्रीज में गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, बट यहाँ पर माई एम्प्लॉयर इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो मेरे को तो अपनी पॉकेट से तो एनीवे कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। सिमिलरली स्कूलिंग का भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें अगर आप एक सर्टन लेवल से ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, आपकी एक सर्टन डेजिग्नेशन है, तो उस केस में यहाँ पर वो आपकी एजुकेशन बच्चों की स्पॉन्सर करते हैं। जनरली 2 से 3 किड्स तक की स्पॉन्सर करते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर उतनी नहीं है। हायर एजुकेशन यार देखो, बाकी कंट्रीज में भी पेड बेसिस पे है, यहाँ पर भी इसी तरीके से है, बट एटलीस्ट आपकी स्कूल की एजुकेशन कवर हो जाती है यहाँ पर भी। ये तो हो गई देखो बात सैलरीज की। इसके अलावा जॉब्स में भी क्या है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो इस वक्त काफ़ी फ्री मार्केट है, काफ़ी ओपन मार्केट है। तो अगर आपकी जॉब लेट से किसी कंपनी में लगती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी में टिक के रहना है, आप आराम से स्विच कर सकते हो। बट आई थिंक बाकी की कंट्रीज में क्या है कि इन इन मोस्ट केसेस आपका जो वीज़ा होता है वो स्पॉन्सर से लिंक्ड होता है। यहाँ पर भी आपका वीज़ा स्पॉन्सर से लिंक्ड है, बट यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है वो ईजिली आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर देती हैं। दे नेवर से कि यार हम आपका वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, या फिर हम आपको कुछ चार्ज करेंगे वीज़ा का, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट बाकी कंट्रीज में ऐसा कुछ होता है कि आई थिंक कुछ ऐसे वीज़ाज होते हैं जिसमें आप एम्प्लॉयर से लिंक्ड होते हो, तो अगर आपके पास वो वाला वीज़ा है तो आप अपनी जॉब स्विच ही नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो H1B वीज़ा भी है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म वीज़ा है, आई थिंक इट्स अ 5 ईयर वीज़ा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो यहाँ पर थोड़े से अच्छे हैं। ओके गाइस, अनदर रिमाइंडर, जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं यूट्यूब पे या फिर रीच आउट करते हैं इंस्टाग्राम पे, इफ दे रियली वांट टू कनेक्ट विद मी, then I have started a paid consultation through which they can connect with me. This is not going to be paid straight away. First, I will get in touch with you. I'll ask you what is your exact query. अगर मेरे को ऐसा लगता है मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा, only in that case we will go ahead for the paid consultation. If not, of course, then you don't have to pay anything. दूसरी चीज़ ये भी कि यार अगर आप मेरे को रीच आउट कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं कुछ इसका आंसर दे पाऊंगा कि मेरे को इस डोमेन में इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। उसका आंसर इज ऑलवेज यस। आपको किसी भी डोमेन में किसी भी कितने भी साल का एक्सपीरियंस है, स्टार्ट अप्लाइंग। ये पेड कंसल्टेशन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी अगर लेट्स से आपके पास ऑलरेडी कोई ऑफर है, या फिर आप इंटरव्यू प्रोसेस में हैं, या फिर लेट्स से आप में से अगर आप कपल है उसमें एक की जॉब लगी है दूसरे की नहीं लगी है, देन इन दैट केस आई थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरे से बस ये पूछो कि यार
मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ? देखो उस केस में डोंट वेस्ट योर मनी, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग। इफ यू आर एबल टू क्रैक अ फ्यू इंटरव्यूज, देन मे बी वी कैन कनेक्ट, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। देखो एक और फैक्टर के बारे में बात करूंगा, विच इज़ लाइफस्टाइल। मैं 2 बार यूएस जा चुका हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 3 यूरोपियन कंट्रीज भी देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडल ईस्ट में जो लाइफस्टाइल है, दैट इज़ डेफिनिटली मच बेटर देन अदर कंट्रीज व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक यूएस, कनाडा, यूरोप। देखो उसका सबसे मेजर रीज़न तो एक यही है कि यहाँ पर आप ईज़िली हाउस हेल्प अफोर्ड कर सकते हो। आई नो दिस माइट नॉट साउंड गुड टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट देखो दिस इज़ द डार्क रियलिटी कि आपको बाहर अगर आप जाते हो तो आपको सारा काम खुद से करना पड़ता है। देयर इज लिटरली नो हेल्प दैट दैट इज अवेलेबल। बट ये मिडिल ईस्टर्न नेशंस में नहीं है। यहाँ पर आप अगर इफ यू आर having an average salary, then you can easily afford a maid. You can also afford a part-time maid or full-time maid. The same can be said for nannies. The same can be said for drivers. So आप आराम से थोड़ी सी हेल्प अफोर्ड कर सकते हो। एंड इसके अलावा दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि जैसे अभी मैंने सैलरीज की बात की थी, तो मेरे को लगता है कि जो बाकी के नेशंस हैं वहाँ पर सैलरीज उतनी ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नेशन है। जब मैं यूरोप गया था तो मैं अपने इनफैक्ट फ्रेंड्स के साथ ही रहा था, तो मैंने चीज़ों का प्राइस कंपेयर किया था एंड सैलरीज का भी देखो अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है ही है। तो सैलरीज जिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से वहाँ पर ज़्यादा है मिडल ईस्ट के कंपैरिजन में, एटलीस्ट दुबई के कंपैरिजन में, उस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा है वहाँ के एक्सपेंसेस। तो इनफैक्ट मेरे को याद है जब हम नेदरलैंड्स में थे, मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाया करता था, तो जो रेस्टोरेंट का बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आता था न्यूमेरिकल वैल्यू में जितना मैं यहाँ पर दुबई में पे करता हूँ। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हुई नहीं लगी कि भाई सैलरीज मेरी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अगला फैक्टर हम देखते हैं हाउसिंग का। अगर आप दुबई को स्पेसिफिकली कंपेयर करोगे यूएस कनाडा से, तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं, अगर आपको घर चाहे रेंट पे लेना है या आपको परचेज करना हो, तो आपको उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा अगर आप जैसे यूएस में लेट्स से न्यूयॉर्क से या लॉस एंजलिस से कंपेयर करोगे। आप यूएस या कनाडा की किसी छोटी सिटी से दुबई के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है दैट यू आर अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट बट देन यू आर एबल टू अफोर्ड मोर एज कम्पेयर टू what you could have done when you are in US or in Canada. And I think the same is also true for Europe as well. मतलब जो वहाँ की बड़ी सिटीज़ हैं उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो आपको रेंट एंड परचेज करने के लिए भी यहाँ पर घर थोड़े सस्ते मिलेंगे। यहाँ अगर आप थोड़ी सी छोटी सिटी देखोगे तो उससे आपको कंपेरेबल लगेंगे। देखो अगला एक फैक्टर डिस्कस करते हैं विच इज अराउंड सेफ्टी। आप लोगों ने न्यूज़ में इधर उधर कहीं ज़रूर देखा होगा कि दुबई एंड अबू धाबी, दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एंड ये एक्चुअली सच भी है। मैंने नोटिस किया है, आप लोगों ने भी वीडियोस देखे होंगे कि लोग कुछ सामान कहीं पर रख के भूल गए, गाड़ी के ऊपर अपना वॉलेट रख के भूल गए एंड वो वापस आते हैं तो उनको वो चीज़ वहीं पर ही मिलती है। कई बार ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है कि मैं गाड़ी लॉक करना भूल गया हूँ एंड मैंने अपना वॉलेट गाड़ी में ही रखा हुआ है एंड व्हेन आई कम बैक एवरीथिंग इज जस्ट इन द राइट प्लेस। ऐसा कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती सेफ्टी की। बाकी कंट्रीज में अगेन या मैं पर्सनली कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पर जाके रहा नहीं हूँ या मेरा साथ कोई पर्सनल इंसिडेंट नहीं हुआ है जब मैं वहाँ पर घूमने गया हूँ। बट एटलीस्ट यार यूरोप का तो थोड़ा सा न्यूज़ में जो हम लोगों ने देखा ही है कि टूरिस्ट वगैरह के साथ थोड़ा सा मगिंग हो जाती है या कुछ इस तरीके से इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सिमिलरली यूएस में भी स्कूल्स में या शॉपिंग मॉल्स में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। आई डोंट वांट टू नेम इट एज सच, बट ओवरऑल आपको मिडिल ईस्ट में सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं मिलेगा। दीज आर एक्चुअली वेरी सेफ सिटीज टू लिव इन। देखो अगला फैक्टर डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर एंड सिटीजनशिप। तो जितने भी मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं, ये जितना मेरे को आइडिया है अभी तक, ये कोई भी परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप नहीं दे रही है। आई थिंक कतर ने कुछ तो पीआर के अराउंड शुरू किया है बट एटलीस्ट सिटीजनशिप तो कोई भी नहीं दे रहा है। बाकी कंट्रीज में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है बट ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी ऑफ कोर्स ये धीरे-धीरे करके नोटिस किया होगा कि जो पाथ टुवर्ड्स पीआर या पाथ टुवर्ड्स सिटीजनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है। हाँ, एक चीज़ है जो मिडल ईस्टर्न नेशंस से स्टार्ट किया वो है लॉन्ग टर्म वीज़ा। जैसे दुबई ने यूएई ने गोल्डन वीज़ा स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 10 इयर्स तक का वीज़ा मिलता है, आपको, आपके स्पाउस को एंड आई थिंक आपके किड्स को भी। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ ने भी कुछ-कुछ स्टार्ट किया है। अगर आपका प्राइमरी रीज़न ये है कि आपको सिटीज़नशिप ही चाहिए या आपको परमानेंट रेज़िडेंसी ही चाहिए,
देन इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप दूसरे नेशंस को एक बार कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पॉइंट्स या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब मीट हो रहा है, देन आई थिंक यू मस्ट गो अहेड फॉर इट। बट हाँ, ये चीज़ अभी मिडल ईस्ट में स्टार्ट नहीं हुई है।